जिस किस्म की राजनीति में हम लोग हैं, मैं अपने को कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा क्रिएटिव रहूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव रहूँ, थोड़ा सा इमोशनल रहूँ, ताकि रात को अगर सोऊं बिस्तर पे तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल वर्ल्ड का एक नेता बन के ना सोऊं, एक सरल सहज आम आदमी बन के सोऊं। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं, फ़र्क नहीं, तो आप नीतियाँ अच्छी बनाओगे और उन नीतियों के संपादन, उन नीतियों के लागू होने में जी जान लगा दोगे आप। उदाहरण के तौर पे मैं बात करता हूँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दुर्भाग्य हमारा, उनको जहाँ पुरस्कार मिलने चाहिए थे आज वो राजनीतिक साजिशों का शिकार होकर जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन उस व्यक्ति की दिनचर्या आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि सुबह 6-6:30 बजे उठ के 12 महीने अपने स्कूलों के जो आदमी चक्कर लगाता है, अब उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि वो दिल्ली के 15-16 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर कितना चिंतित है। पार्टी डंडा झंडा बचे न बचे, देश का संविधान बचना चाहिए। देश का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, और जो उसे डिस्टॉर्ट कर रहा है उसको रोकने के लिए सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनकी तारीफ करना मुश्किल हो जाता है, शब्द कम पड़ जाते हैं। आज उस मुश्किल में मैं भी हूँ, इसलिए सीधे सीधे परिचय दे देते हैं। इंडिया की आवाज़ में इस बार हमारे साथ हैं दिल्ली के तिमारपुर से विधायक दिलीप पांडे सर। सर, आपका India.com में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम आगे बिल्कुल आगे बढ़े उससे पहले और बता दूं सर, एक बेहतरीन लेखक भी हैं और दिल्ली विधानसभा के चीफ विप भी हैं। सर, जब भी हम लोग आपको देखते हैं तो एक ही सवाल आता है, कोई नेता, राजनेता इतना सरल कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि राजनीति का ये स्वभाव तो होता है, वो बदलती है लोगों को अंदर से। इनफैक्ट मैं कई बार कहता हूँ कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, हम तो एक अलग किस्म की सियासत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, पर जो परंपरागत राजनीति है उसके मिजाज में है कि अगर आप मानवीय मूल्यों की एक सूची बनाएं, ह्यूमन वैल्यूज़ की एक लिस्ट बनाएं, तो वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स आपको उसमें से कुछ भी देती नहीं है, अलबत्ता आपसे खींच लेती है। आप करुणा की बात करें, स्नेह की बात करें, दया की बात करें, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स या भावप्रणता की बात करें, ये सब कुछ राजनीति आपसे देती नहीं है बल्कि खींच लेती है। तो इसका स्वभाव है कि आपको सूखा बना के रखेगी। बट ये है कि जिस किस्म की राजनीति में हम लोग हैं, मैं अपने को कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा क्रिएटिव रहूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव रहूँ, थोड़ा सा इमोशनल रहूँ, ताकि रात को अगर सोऊं बिस्तर पे तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल वर्ल्ड का एक नेता बन के ना सोऊं, एक सरल सहज आम आदमी बन के सोऊं। और मेरी जो रचना धर्मिता है मेरी बहुत मदद करती है इस काम में। क्योंकि जब हम गाँव में जाते हैं, अयोध्या हुआ या बस्ती हुआ, तो वहाँ देखते हैं जब कोई विधायक बन जाता है, MP बन जाता है, DM SDM बन जाता है, मतलब वो गाड़ी ये वो शोर शराबा, मतलब जहाँ से गुजरता है तो बोलते हैं हाँ भौकाल टाइप में कि विधायक जी आए या सांसद जी आए। वो चीज़ मतलब आपको क्यों नहीं मतलब प्रभावित कर रही है? मुझे लगता है कि राजनीति में हैं हम, और जैसे हमें लोगों ने देखा और पसंद किया उसमें कोई बदलाव हमें क्यों करना चाहिए। मैं ऐसे ही हूँ अगर, और मुझे ऐसे ही स्नेह करते हैं लोग, सम्मान करते हैं लोग, और वो इसलिए नहीं कि मैं ऐसा हूँ, इसलिए कि मैं संवेदनशील हूँ उनकी मुश्किलों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर। तो मुझे इसमें बदलाव करना मतलब ये कोशिश करना कि मैं उनके फ्रेम को ऑल्टर करने की या ट्विक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हमने देखा है, उसमें एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि कितना लाव लश्कर लेके साथ चलता है, कितना आडंबर लेके साथ चलता है। बट आप सोचिए कि परंपरागत राजनीति ने ही ये सारे फ्रेम्स लोगों के जहन में क्रिएट किए हैं, जिसमें लोग नेताओं को फिट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम अलग पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फ्रेम तो हमें ही तोड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो हम वो फ्रेम तोड़ पा रहे हैं, इस बात का संतोष है। आप लेखक भी हैं तो इसलिए आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक लेखक की नज़र में राजनेता कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है कि 4 शब्द हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं मेरे जीवन के लिए भी। और अगर ये 4 शब्द हैं तो वो एक जनप्रतिनिधि के अंदर मानवीय संवेदनाओं को शून्य होने से रोक लेते हैं। स्नेह पहला शब्द है, दूसरा करुणा, तीसरा आज़ादी, और चौथा है शांति। मुझे लगता है कि ये लव, पीस, काइंडनेस और फ्रीडम, ये इतने बेहतरीन शब्द हैं कि अगर इनको आपने अपने अंदर बचा कर रख लिया या नहीं है तो आपने बोल लिया है, तो आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे भी सफल रहेंगे और एक
जिम्मेदार नागरिक के तौर पे भी सफल रहेंगे। मैं इन्हीं को बचाए रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, कवायद करता हूँ। मेरा लिखना, पढ़ना या स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट होना या कुछ भी करना इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि ये चारों शब्दों का मर्म जो है मेरे अंदर जीवित रहे। बचपन की ओर चलते हैं। एक किस्सा है, काफ़ी मैंने भी सुना है, जब मतलब आपकी जर्नी से ही वो किस्सा जूता से जुड़ा हुआ है, तो वो किस्सा मैं भी चाहना चाहूँगा कि एक गरीबी हिंदी माध्यम से पढ़ाई, फिर वो इंसान विदेश में भी नौकरी करने जाता है, लेकिन उस बीच एक जूते वाला किस्सा काफ़ी मतलब लोगों ने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वो चीज़ चर्चा हुई, तो क्या था मसला पूरा? हकीकत तो यही है कि जिन प्रदेश के जिन अंचलों से हम लोग आए हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश के पूरब के हिस्से में बनारस के अंदर एक गाज़ीपुर ज़िला है, उसके अंदर छोटा सा कस्बा है, ज़मानिया नाम है उस कस्बे का। कस्बा बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं, समझाने के लिए बताऊं तो कस्बा वो गांव होता है जो शहर बनने की दौड़ में शामिल तो होता है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता, बीच में दम तोड़ देता है और कस्बा बन जाता है। न गांव रह गया, न शहर बन पाया। मैं इसी कस्बे का रहने वाला हूँ। और आलम ये उस कस्बे में पढ़ने लिखने का कि हमारे यहाँ मैंने ग्रेजुएशन वहीं से करी है। अंग्रेज़ी साहित्य मेरा विषय था और मुझे अंग्रेज़ी भी हिंदी में पढ़ाई गई है। अच्छा, ये कमाल है। पर वो बहुत अच्छा लगता है सुन के, समझ के, क्योंकि हम तो हमारी तो मातृभाषा भोजपुरी रही है, हम हिंदी में सोच पा रहे हैं, यही बहुत बड़ा एहसान दुनिया के ऊपर कर रहे हैं। अंग्रेज़ी पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो ऐसे कस्बों अंचलों से निकले हुए लोग हैं हम, और मुफलिसी का दौर देखा है। ये संवेदनशीलता के अंदर जिंदा रहने के पीछे की वजह ये है कि हमने जिया है। हाँ। गरीबी को जिया है और अभाव को जिया है। अभाव में आदमी अपनी समस्याओं से कैसे जूझता है, छोटी छोटी चिंताओं को कैसे मैनेज करता है और अपने आप को आने वाले कल के लिए कैसे तैयार करता है, ये सब कुछ हमने जिया हुआ है। जिस कस्बे में मैं रहने वाला हूँ, 3 भाई बहन थे, माँ की एक छोटी सी सरकारी नौकरी, बहुत कम पैसे, जो पैसे आते थे उनसे, मतलब मैं जब पैदा हुआ तो हमारे पास मिट्टी का एक कमरा, एक बरामदा हुआ करता था मिट्टी का। और फिर धीरे धीरे पैसे जोड़ के लोग, मतलब जैसे जैसे आते गए पैसे, थोड़ा थोड़ा घर बनते गए। तो मुझे याद है हमारे पास 9वीं 10वीं में जूते के नाम पे स्कूल का जो एक ब्लैक कलर का होता था वो हुआ करता था। और पहली बार मन हुआ कि इसके दिगर कुछ पहना जाए, तो पैसे नहीं थे। और फिर मैंने 11वीं क्लास में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाते 1 साल ट्यूशन पढ़ाया। हाँ। 1 साल ट्यूशन पढ़ाने के बाद एक ही बार मुझे फीस मिली, तकरीबन 1200-1300 रुपये के आसपास मुझे मिली, साल भर की ट्यूशन की फीस मिली एक ही बार। तो जूते को लेके मन में बड़ी कुंठा थी। वो कहते हैं ना, दमित इच्छाएं जो है ना, वो दबी रहती है बहुत लंबे समय तक, तो कुंठा का रूप लेती है। उस कुंठा को शांत करना मेरे लिए बड़ा आवश्यक था। तो वो पैसा इकट्ठा हुआ। फिर मैंने अपनी माताजी से बहुत अनुनय, विनय, आग्रह, चीख के, रो के, गा के किया और कुछ पैसे उनसे लिए। और फिर पहली बार हमारे यहाँ बनारस में एक लहुरा वीर एक जगह होती है, वहाँ एक दुकान खुली। उस दुकान में गया मैं, और समय के हिसाब से और मेरी औकात के हिसाब से बहुत महंगा जूता मैंने खरीदा। और उस जूते को पहनने के बाद मेरी कुंठा मन की शांत हुई। कहने का मतलब ये है कि अब वो समस्या नहीं है, मेरे बच्चों को भी समस्या नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे भी अभाव समझें। अभाव समझेंगे तो वो मेहनत से कमाए गए रुपए के मोल को, मैं उसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं महत्व की बात कर रहा हूँ, उसको समझेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि, और मैं अमूमन कई जगहों पे बच्चों के बीच जाता हूँ या अभिभावकों के बीच जाता हूँ, तो उनसे मैं 100% ये बात कहता हूँ, हर बार ये बात कहता हूँ कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से बचिए। जिन अभावों में मैं जिया, उन अभावों ने मेरे अंदर मुझे ग्राउंडेड रखा। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे हवा में नहीं उड़ने दिया। पैर ज़मीन पे रहे, आंखें नज़रें आसमान में रही, वो एक अलग बात है, आगे बढ़ते रहे, बट ग्राउंडेड रखा मुझे। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब, बच्चे ने कहा कि पापा बर्गर खाना है, तो पापा इतने खुश हैं, कमा रहे हैं अच्छा पैसा, बोले बर्गर भी खाओ और ये फ्रेंच फ्राइज़ भी खाओ और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक भी लो तुम। और कोई अगर टोके, अरे नहीं भाई साहब ये सब बच्चों के लिए, अरे भाई साहब किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। तो उस बच्चे ने कभी अभाव देखा ही नहीं। अब आप सोचिए कि उस बच्चे को आप मानसिक रूप से, जो जटिल दुनिया है बाहर की, आपके घर के बाहर की, उसके स्कूल के बाहर की, उसके दोस्तों के सीमित दायरे के बाहर की जो दुनिया है,
वो बच्चा उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अचानक से वो कदम रखता है, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढने जाता है, बाज़ार में बाहर निकलता है और वो ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिसको झेलने के लिए वो मेंटली और प्रिपेयर नहीं है। तो बच्चे थोड़ा अभाव में जीते हैं ना, तो अपनी छोटी छोटी चिंताओं को, जैसे मैं आपको बताऊं, बच्चे ने साइकिल मांगी तो मैंने अपने बच्चे को 6 महीने तक साइकिल नहीं दी। हाँ। और 6 महीने बाद एक पुरानी साइकिल दी। तो 6 महीने तक उसके मन में ये ख्वाहिश, मैं दे सकता था, बहुत हाँ, पैसे नहीं थे, हाँ। लेकिन उसने समझा उस एक घटना के बाद कि नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहेंगे तो मिल जाएगा, और मिला भी तो पहले ज़रूरत के हिसाब से मिला। उस पुरानी साइकिल पे वो सीख गया जब, हाँ। तो नई साइकिल मिली उसको। तो अब ऐसा करके मैं बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। अभिभावक के तौर पे मैं दुनिया का सबसे अच्छा पिता हूँ कि नहीं पता नहीं, पर मैं होना चाहता हूँ। सभी चाहते हैं कि हम दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हों, और इस एक चीज़ से मैंने उसके अंदर ये भर दिया कि 1-1 रुपया कीमती है बेटा, एक बात। दूसरी बात, तुम्हारी ज़रूरतों की फहरिस्त लंबी हो सकती है, प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो इस द्वंद्व में उलझे रहोगे, ख्वाहिश कौन सी है और ज़रूरत कौन सी है। प्रायोरिटाइज कर लोगे तो पता चल जाएगा कि पहले क्या करना है, और उतना ही हमारे पास है जितना कि तुम्हारी ज़रूरत के लिए पर्याप्त। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से बचाएं। जब विदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा था, नौकरी चल रही थी, घर परिवार सब कुछ ठीक, कहा जाता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। फिर सब कुछ छोड़ के राजनीति में आना, दिल्ली अन्ना आंदोलन में शामिल होना, ये फैसला पता नहीं, कुछ तो हम जिस मिट्टी से उपजे लोग हैं उस मिट्टी में भी कुछ चुल होती है। उसको ना पानी का ठहराव उस मिट्टी को पसंद नहीं है। उसको पता है कि ठहरा हुआ पानी है तो गंदा होगा, और अंदर ना थोड़ा सा रेबल पीस ऑफ सोल लोगों के अंदर होता है। बिल्कुल, आप सुना होगा ना, बलिया, गाजीपुर, ये सब जो इलाके हैं, तो जीवन बढ़िया चल रहा था, हम ऑलमोस्ट सेटल थे हांगकांग में। लेकिन मन में ये भाव था कि भारतीयता का सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है कि मेरे पास पासपोर्ट भारतीय है और मैं 6 महीने, साल भर, 3 महीने में एक बार हिंदुस्तान जाता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, वापस लौट आता हूँ अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता हूँ। भारतीयता का मतलब कि अगर मेरे देश में पीछे कुछ मुश्किलें हैं मेरे लोगों की ज़िंदगी में, तो मैं अपने प्रयास से, चाहे वो प्रयास गिलहरी वाला ही क्यों ना हो, भगवान राम जब सेतु बना रहे थे तो उतना ही क्यों ना हो, पर वो प्रयास होते रहना चाहिए कि भाई अपने लोगों के ज़िंदगी की मुश्किलों को कम करने के लिए कुछ तो मैं करूं। वो प्रयास अगर नहीं है तो फिर भारतीय कह देना मुझे लगता है कि अपने पर्याप्त नहीं है। और इस अपराध बोध को संबोधित किया उस समय के अन्ना आंदोलन ने। जब वो आंदोलन हुआ तो मेरे मन में ये उपजा कि मुझे लगता है कि ये ठीक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, और शायद इससे जुड़कर कुछ अगर करने का प्रयास किया जाए तो देश और बेहतर, हमारा देश कमाल का है, और बेहतर हो सकता है। इस भाव ने मुझे हांगकांग में आंदोलित किया। और एक ये भी था कि भाई भगत सिंह पड़ोसी घर में पैदा हो तो ये कब तक चलेगा, कुछ लोगों को अपना जीवन गरल करना पड़ेगा। तो हम 14 जनवरी 2012 को अपना बोरिया बिस्तरा समेटे सपरिवार चले आए यहाँ पे। बहुत मुश्किलें रहीं, बहुत तकलीफें रहीं। उस समय तो लोग कहते हैं आपने कब पार्टी भी नहीं थी उस समय, तो आंदोलन था महज एक, और वो आंदोलन फिर कन्वर्ट हुआ जैसे जैसे, चूँकि हम साथ में ही थे तो लगे रहे, और फिर पार्टी बनी तो भी लगे रहे। तो वहाँ से लेकर के पहले तो पता नहीं कहाँ गए थे, अब कहाँ गए पता नहीं। एक चीज़ है, जैसे अभी चुनाव है, जब हम लोग वोट डालने जाते हैं एज अ सिटीज़न, क्या देखना चाहिए वोट डालने से पहले? क्योंकि जो मैं सुनते आया हूँ, जैसे मेरा थॉट है कि हम ना पार्टी देखें कौन सी पार्टी है, हम देखें कि हमारे यहाँ का विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, वो काम कर पाएगा हमारे लिए या नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पर? ये सोचना अच्छा है, ठीक है, पर अपर्याप्त है। अच्छा, क्योंकि आजकल व्यक्ति के ऊपर व्यक्तित्व हावी है। समझ रहे हैं आप? किसी राजनीतिक दल का एक अच्छा विधायक या सांसद होना, अच्छा विधायक सांसद मतलब व्यक्ति अच्छा है, वो अपर्याप्त है, वो आपके लिए नहीं कर पाएगा। पार्टी के मैंडेट के बियॉन्ड जाके वो आपके सुख दुख में काम नहीं आ पाएगा, आपके गवर्नेंस की इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाएगा। लिहाजा व्यक्ति भी देखना, पर्सन भी देखना इंपॉर्टेंट है, और पार्टी भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टी ही फ्रेमवर्क सेट कर रही है, पार्टी ही बता रही है कि उनके लिए वरीयताएं क्या हैं, पार्टी ही बता रही है कि वरीयताएं स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, पेंशन, यातायात की सुविधाएं, नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये समस्याएं
एड्रेस होनी है पहले, या इसके दिगर कुछ और होना है, ये पार्टी ही तय कर रही है। तो पार्टी और पर्सन दोनों का अलाइनमेंट अगर नहीं होगा तो आप सिर्फ इतना जहन में रख के अगर वोट देंगे कि आदमी तो अच्छा है, तो वो आदमी तो अच्छा है पर आप रिश्तेदार नहीं चुन रहे जो आपके सुख दुख में शामिल हो और इतना काफ़ी है, आप तो चुन रहे एक नेता। ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 5 साल में एक बार वोट देके आपका दायित्व लोकतंत्र में खत्म नहीं होता। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में 5 साल में एक बार वोट करके 5 साल तक जिसको चुना है एक बार, जिसको वोट दिया एक बार, उसकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछने की कुव्वत आपके पास होनी चाहिए। कुव्वत कैसे होगी? जब पार्टी और पर्सन अलाइन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव से, आपकी मुश्किलों से। वो सारे निर्णय जो आपकी ज़िंदगी पे सीधा असर रखते हैं, अस्पताल ठीक होगा, आपके जीवन पे असर पड़ेगा, स्कूल अच्छा होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतरीन होगा। तो ये अलाइनमेंट अगर नहीं होगा तो सारी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस अगर है पार्टी की, तो पर्सन की भी प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस होंगी, फिर वो आपको सर्व नहीं कर पाएगा। फिर तो सियासत परंपरागत तौर से जैसे चलती आ रही है, कुछ मैंने सुना है सुनते हुए, कहते हुए कुछ प्रबुद्ध लोगों को कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स इज नॉट मेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इट्स मेंट टू कीप द प्रॉब्लम अलाइव। ये क्यों होता है? क्योंकि पर्सन और पार्टी अलाइंड नहीं है। आपकी मुश्किलों से, आपकी ज़िंदगी की समस्याओं से ये अलाइनमेंट नहीं होगा तो हम परेशान रहेंगे। समस्याओं की बात की तो मुझे याद आया, जब भी कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, स्कीम्स तो लाती हैं, लेकिन वो स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन का इश्यूज आता है। क्योंकि गांव में किसी के पास जाओ, उसको पूछो कि ये योजना आई है, आपको पता है? उसको पता तक नहीं होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है ना कि एक ही चीज़ ऐसी है जो सरकारों को, या जिन पार्टियों की सरकारें बन रही हैं, उनको एक दूसरे से अलग थलग करती है, वो है नीयत। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं, फर्क नहीं, तो आप नीतियां अच्छी बनाओगे और उन नीतियों के संपादन, उन नीतियों के लागू होने में जी जान लगा दोगे आप। उदाहरण के तौर पे मैं बात करता हूँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दुर्भाग्य हमारा, उनको जहाँ पुरस्कार मिलने चाहिए थे आज वो राजनीतिक साजिशों का शिकार होकर जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन उस व्यक्ति की दिनचर्या आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि सुबह 6-6:30 बजे उठ के 12 महीने अपने स्कूलों के जो आदमी चक्कर लगाता है, अब उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि वो दिल्ली के 15-16 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर कितना चिंतित है। वो 6:30 बजे घर से निकल के स्कूलों के चक्कर इसलिए लगाता है कि ये जो नौनिहाल हैं, इनके अभिभावकों, इनके माता पिताओं के लिए यही उनकी असल कमाई है। ये अगर अच्छे निकले तो धूल को सोना बना देंगे, और ख़राब निकले तो सोने को धूल बना देंगे। ये बात वो आदमी समझता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहले भी मैंने बताया आपको कि पार्टी का, पर्सन का अलाइनमेंट बड़ा ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात, जो आदमी ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है उसका भी ठीक होना ज़रूरी है, जो लीड कर रहा है उसका भी ठीक होना ज़रूरी है। वो अगर ठीक नहीं होगा तो बस सही है अगर, तो भी उसको गड्ढे में डाला जाएगा। ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है। आपने एज अ लेखक किताबें भी लिखी, कितनी है? 4 किताबें कुल? जी 4 किताबें लिखी हैं अब तक तो, अभी तो सीख ही रहे हैं। और चौथी किताब का एक उर्दू तर्जुमा भी हुआ है, अनुवाद भी हुआ है। चौथी किताब हमारी ये दहलीज पर दिल, ये पहली किताब है ना? ये कब लिखी थी आपने? मुझे लगता है किताब 2014 में आई थी, अप्रैल में। और ये अन्ना जी के आंदोलन की पृष्ठभूमि में, मैं हमेशा फिक्शन लिखता हूँ, पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी है। हम 2 दोस्त हैं, हम दोनों दोस्त मिलकर लिखते हैं। मैं हूँ और हमारी एक दोस्त हैं चंचल शर्मा जी, दोनों लोग मिलकर लिखते हैं। ये भी बड़ा अनूठा प्रयोग है। तो पहली किताब ये लिखी गई, फिर ये दूसरी किताब आई खुलती गिरहें। हाँ। इसमें ये स्त्री विमर्श के ऊपर हमने सोचा कि बहुत कुछ लिखा गया है पर समाधान की भाषा में कम है। समस्याएं बहुत सारी बताई गई हैं। ये किताब स्त्री विमर्श के ऊपर समाधान की भाषा में संवाद करती है, ऐसा हमारा मानना है। और ये तीसरी किताब मेरे हाथ में है, कॉल सेंटर। जी, कॉल सेंटर, ये इसकी एक कहानी है। कॉल सेंटर ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, करीब 28-29 कहानियां हैं। आप लगातार सामाजिक मुद्दों की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये सवाल आपसे पूछना ज़रूरी भी है। बच्चा कोटा जाता है, IIT, इंजीनियरिंग, सब अलग अलग चीज़ों की तैयारी करता है, मेडिकल के लिए नीट की तैयारी करता है, पास नहीं होता, या कोई वजह है, या परिवार या माता पिता की ओर से दबाव पड़ता है, बच्चा सुसाइड कर देता है। क्योंकि सुसाइड के केसेस इतने बढ़ गए हैं, इसका समाधान कैसे होगा? बड़ा अच्छा एक शेर है अकबर इलाहाबादी साहब का कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं,
हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। लब्बुल बाब ये है इस बात का कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी शिक्षा प्रणाली में हमें बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली इस बात पे तो जोर देती है कि डॉक्टर कैसे बन जाए, हाँ, सफल हाँ, होने के मानदंड भी तय कर दिए हैं। इस एजुकेशन सिस्टम ने सफल होने के मानदंड, सफल होने की किताब में डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, IAS होना, IPS होना, लॉयर होना, ये सब कुछ शामिल है। अच्छा आदमी होना शामिल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी किताबों में वैल्यू सिस्टम के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। वैल्यू सिस्टम के ऊपर चर्चा जब होगी, हमारी किताबों के अंदर इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि यार हमको किसी के ओपिनियन के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। हमारी किताबों के अंदर इस बात पे चर्चा नहीं हो रही कि जेंडर्स को लेके हमारे अंदर बायसेस नहीं होने चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए। किसी की आर्थिक स्थिति के आधार पर हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। किसी की वैचारिक भिन्नता की वजह से उसे हमें टारगेट नहीं करना चाहिए। हमारी किताबें ये नहीं बता रही हैं कि संस्कृतियों का अंतर किसी आदमी को कम आदमी नहीं बनाता है। हमारी किताबें ये नहीं बता रही हैं कि इस शहर में जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों की वजह से ये शहर खूबसूरत है, उस बस्तियों में भी हाड़ मांस के लोग रहते हैं, तो उनसे भी प्यार करना चाहिए। किताबें नहीं बता रही। और इन सबको मिला देते हैं तो ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। मैं आपको अभी मैं इस पर बात कर रहा था, फिर मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। कुछ साल पहले की घटना है, मुझे लगता है कोविड के पहले की होगी। आई थिंक साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कहीं एक जगह हुआ कि एक लड़की 8वीं क्लास की बच्ची थी सर, टीवी देख रही थी और घंटों टीवी देखती रही। अचानक उसकी माँ आई, मना किया, नहीं मानी, फिर टीवी देखती रही। कुछ देर बाद फिर से मना किया, गुस्से में माँ ने एक चांटा जड़ दिया उसको, रिमोट छीन लिया, बच्ची ने सुसाइड कर लिया ऊपर जाके। 8वीं क्लास, मतलब क्यों हुआ ये? 8वीं क्लास तक आने तक उस बच्ची को उनके माता पिता ने किसी बात के लिए टोका ही नहीं था भाई। उस बच्ची ने अभाव नहीं समझा। उस बच्ची ने ये नहीं जाना कि माँ बाप की परवरिश का हिस्सा है, उनको हक है, प्यार दिखाएंगे तो हमें सही बच्चे तो पहाड़ों से गिरते हुए झरने की तरह हैं जो आगे चल के नदियों में तब्दील होते हैं। पहाड़ी नदियों में, मैं कहता हूँ बच्चे पहाड़ी नदी होते हैं, उनको अपना रूप, रंग, लय, ताल, छंद लेके बहने दीजिए। आप बताते रहिए छोटे छोटे पत्थरों, बेटा इधर थोड़ा सा चलना है, वो सही गलत बताते रहिए, चल लेंगे वो। उस बच्चे को किसी ने बताया ही नहीं। ऐसा ही बच्चा और आगे बड़ा होता है तो वो अपेक्षाओं के दबाव के भंवर में फंस जाता है। मतलब बहुत सारी की स्टडीज़ हैं हमारे सामने जहाँ बच्चा सिर्फ अपेक्षाओं के दबाव को पूरा करने के लिए इतना अपने आप को गिल्ट में रखता है, इतना गिल्ट में रखता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसके लिए, भाई मरता कैसे आदमी, जब उसके लिए मरना ज़्यादा सहज लगता है और जीना ज़्यादा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। जब उसे ये लगता है कि इस दुनिया में मेरे लिए एक भी वजह नहीं बची जीवन जीने के लिए, जब उसे ये लगता है कि इस दुनिया में इतने पर्याप्त लोग ही नहीं हैं जिनके जीवन में मैं एक प्रेम पुंज हूँ, जिनके जीवन में मैं एक स्नेह का जरिया हूँ, प्यार का जरिया हूँ, ऐसे लोग नहीं हैं अब। तो वो सिर्फ ये फैसला कितना कठिन होता है। इस फैसले तक हमने, समाज ने, हमारी परवरिश ने, हमारे शिक्षा तंत्र ने, उसे तंत्र कह रहा हूँ मैं क्योंकि इन सब लोगों ने मिलकर उसे उस मुहाने पे खड़ा किया है। और इससे अगर बचना है तो आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने बचपन की किताब, और एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें बदलनी है। मैं आपको, जब मैं अपनी बात रख रहा था, मैं जेंडर बायस की बात कर रहा था। बचपन की किताब ने पढ़ा, मैं बताऊं आपको, बच्चों को पहले अक्षर सिखाते हैं, अक्षर के बाद छोटे शब्द सिखाते हैं और मात्रा विहीन वाक्य सिखाते हैं। जटिल मात्राओं को दूर कर देते हैं, ई और छोटी ई, बिल्कुल, और आ की मात्राओं से शुरू करते हैं। अब सीता खटपट मत कर घर चल, राम बाहर जा खेल, हम क्या बता रहे हैं? आपने ऐसी बिल्कुल एग्जैक्टली यही किताब, उसमें लाइनें हैं। मतलब आप जाने अनजाने, मुझे लगता है कि ये डिजाइंड है, और जिसने डिजाइन किया वो अपराधी है इस समाज का, कि राम बाहर जाके खेलेगा और सीता खटपट नहीं करेगी, घर में रहेगी। आप क्या बता रहे हैं बच्चे को? उस मासूम मन में, उस उम्र में आप क्या अंकित कर रहे हैं? अपनी छेनी हथौड़ी से, अपने कुविचार की छेनी हथौड़ी से उसके कोमल मन पे आप स्थायी रूप से ये गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सीता को तो घर में रहना और राम को बाहर खेलना है। आज
मतलब हम साल में एक बार हम महिला दिवस मना लेते हैं और हाँ, हम समझते ही नहीं हैं। इस वजह से डिवाइड क्रिएट होता है। समाधान होलसम होने में है। स्त्री और पुरुष अलग हो जाते हैं तो समाधान नहीं होता है, समाधान बढ़ जाता है, समाज भी बढ़ता है, समाधान भी बढ़ता है। मेरा खुद का लिखा हुआ एक शेर है कि गर तुम चाहो इस दुनिया में बाकी रहे मोहब्बत, गर तुम चाहो इस दुनिया में बाकी रहे मोहब्बत, मुझ में थोड़ा मर्द बचा लो, तुम में थोड़ी औरत। बिल्कुल। अर्धनारीश्वर क्या है? यही तो है कि शिव के अंदर थोड़ी सी शक्ति और शक्ति के अंदर थोड़ा सा शिव, ये समाधान है। बिल्कुल। हम इसको बांट के जब देखने की कोशिश करते हैं ना तो समाधान बढ़ता है, तो फिर हम समाज को कहीं लेके जा नहीं पाते हैं। ये सारा सब कुछ जो ये उपजा है ना, इसी सिस्टम का उपजा हुआ है। तो बहुत नीचे से हमको ठीक करने की, दुरुस्त करने की कवायद शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके इन मुश्किलों से हम पार पा पाएंगे। हम आगे बढ़े, राजनीति से जुड़े कुछ सवाल लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो माता पिता से जुड़ी एक कविता आपने लिखी थी, अगर वो आप सुनाएं तो। कलम किताब में चप्पल बस्ता, नई साइकिल टूटा रास्ता, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, खुद को सब कुछ आधा सस्ता, कुछ भी चाहा अपनी खातिर, कुछ भी चाहा अपनी खातिर, कहने से पहले सब हाजिर, बस ना दे पाए तो अपनी आंखों को चश्मे का फ्रेम, होली पर एक चकमक कुर्ता या फिर मॉर्निंग वॉक वाली केन, नई चूड़ियाँ माँ की खातिर या फिर साड़ी बॉर्डर वाली, अपने लिए कभी न सोचा सारी जेब मुझी पर खाली, अपने लिए कभी न सोचा सारी जेब मुझी पर खाली, और कभी कुछ मैं बोला तो आंखों में गुस्से की लाली, लेकिन ये मालूम मुझे था मैं उनका सुख था, जीवन था, दोनों में मतभेद बहुत पर मुझको लेकर राजी हैं, दोनों में मतभेद बहुत पर मुझको लेकर राजी हैं, मैं जानता हूँ पिताजी अंदर से माँ है और माँ अंदर से पिताजी हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार लिखा है आपने ये कविता, क्योंकि मैंने भी काफ़ी जगह सुना था, तो मैं चाहता था हमारे दर्शक भी सुने ये शो पर, इंडिया की आवाज़ पर। थैंक यू। अब चलो राजनीति की ओर, आपकी राजनीति। अभी लोकसभा चुनाव है, पंजाब हुआ या दिल्ली हुआ, जैसे राज्यों में आपकी सरकार बनी कांग्रेस को हराकर, लेकिन यही कांग्रेस के साथ आप लोग टाई अप करके लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे होगा सब? देखिए, जब भी क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ते हैं तो जो चुनाव का जो केंद्रीय विमर्श होता है, उन क्षेत्रीय दलों के क्षेत्र की जनता और उस क्षेत्र के विकास को रखा जाता है विमर्श के केंद्र में। मसलन मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी की जनता के हित के जो मुद्दे हैं वो यूपी के चुनावों का जो विमर्श है उसके केंद्र में होगा। मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली का हित जो है वो मुद्दा होगा। मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब और पंजाबियत और पंजाब की जनता का जो हित है वो उस चुनाव का मुद्दा होगा। इस मुद्दे पर जनता अपनी अपनी मनस्थिति बनाती है, अपने को अंदर से तैयार करती है और देखती है कि कौन हमारे हितों को सही तरीके से साध सकता है, और फिर वो वोट करती है, जनादेश देती है। जैसे ही यह मंच बदलता है चुनाव का, जैसे ही ये चुनावी मंच बदलता है और स्थानीय से राज्य स्तरीय से ये मंच राष्ट्रीय हो जाता है, हाँ। देशज मुद्दे हो जाते हैं अपने आप, देश के मुद्दे हो जाते हैं अपने आप, और लिहाजा फिर जो नरेशन है बड़े चुनाव का वो नरेशन चेंज हो जाता है। जैसे नरेशन चेंज होगा तो फिर चुनावों के अंदर का पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी बदल जाता है। अब मैं जैसे फर्ज करिए कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं या किसी और राजनीतिक दल की बात करें, जैसे जैसे यूपी में हमने चुनाव लड़े, पंचायत चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े, वहाँ समाजवादी पार्टी है, बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है। पंजाब के मुद्दे उस समय हावी थे और पंजाब की जनता को लगा कि जो पार्टी उनके हितों को सलीके से साध सकती है, उनका कल्याण कर सकती है, उनको उन्होंने वोट दिया। बिल्कुल। लेकिन जब बात देश के चुनाव की आई, लोकसभा चुनाव की आई, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भाई अब देश का मुद्दा सर्वोपरि है। अब जो अलायंस बना वो इस बात को ही ध्यान में रख के बना, इस चर्चा को विमर्श के केंद्र में रखकर बनाया गया ये अलायंस कि भाई अब देश बचाना है। हम पार्टी तो हैं, हमारी अपनी आकांक्षाएं, हमारे अपने लोकल पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हमारी अपनी आशाएं, ये सब गौड़ हो जाती हैं। पार्टी डंडा झंडा बचे ना बचे, देश का संविधान बचना चाहिए, देश का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, और जो उसे डिस्टॉर्ट कर रहा है उसको रोकने के लिए सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं।
तो लिहाजा कहीं भी किसी भी किस्म का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब देश की बात आती है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, और रिजॉल्व होने का परिणाम कि इंडिया अलायंस आज अपनी अस्तित्व में है। रिसेंटली आप लोग ने बजट भी पेश किया, तो बजट का थीम था कि राम राज्य बजट। बीजेपी भी राम राज्य की बात करती है, आप लोग भी राम राज्य की बात कर रहे, तो दोनों जन का सिमिलर थॉट है। देखिए, राम, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्ञानवीर, बुद्धिवीर हैं, और वो बुद्धि विलास के लिए बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनका व्यवहार देखेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि राम राज्य की चर्चा वो करते हैं और राम राज्य को मूर्त रूप में ढालने का काम आम आदमी पार्टी करती है। दिल्ली में भी कर रहे हैं हम, और पंजाब में भी कर रहे हैं। राम राज्य क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया बड़ा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा, और सब नर करहि परस्पर प्रीति। तो आप वो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप, इन तीनों में से कोई भी ताप या कष्ट राम राज्य में लोगों को नहीं हुआ करता था, और सब लोग आपस में प्यार करते थे। भारतीय जनता पार्टी की कुल राजनीति इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट अगर नॉर्थ पोल है तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स साउथ पोल पे भी आगे जाके कहीं रुकती टिकती है। अब हम कैसे इसको कर रहे हैं? दैहिक दैविक भौतिक ताप। भौतिक ताप मतलब बीमारी, रुग्णता, लोगों को आरोग्य रखने के लिए हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पॉलीक्लिनिक बनाए, अस्पताल शानदार किए जिसके अंदर मुफ्त टेस्ट, मुफ्त इलाज और मुफ्त कंसल्टिंग हो रही है डॉक्टर्स के ज़रिए। इसके अलावा हम अगर बात करें पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की बात करें, तो हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को, और पंजाब में भी वो मुहिम शुरू हो चुकी है, हमने शानदार कर दिया, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतरीन कर दिया। हमने अपने गवर्नेंस के सेंटर में उन मुद्दों को रखा जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगी वैसी हो जिसका जिक्र राम राज्य में किया जा रहा है। नीति शास्त्र में बड़ा अच्छा एक श्लोक है, मैं श्लोक तो भूल रहा हूँ, पर उसका लब्बो लुबाब ये है, चाणक्य कहते हैं कि जिस राज्य में शिक्षा, सुरक्षा और स्वाभिमान ना हो बचे, वहाँ नहीं रहना चाहिए, उससे गमन कर जाना चाहिए समझदार लोगों को। शिक्षा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सुरक्षा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर CCTV कैमरा, डार्क स्पॉट लाइट्स, गेट्स, ये सब कर रहे हैं, बसों में मार्शल सब नियुक्त कर रहे हैं। और स्वाभिमान के ऊपर, महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर सबसे बेहतरीन तरीके से, सलीके से अगर कोई काम कर रहा है तो हम कर रहे हैं। हमने महिला सम्मान योजना जो अभी अनाउंस करी, जिसके ज़रिए 18 साल से ऊपर तक की सभी महिलाओं को हम 1000 रुपये की स्वावलंबन राशि देकर उन्हें फाइनेंशियली भी एम्पावर कर रहे हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी भी इनकलकेट कर रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको देखा, जिसको एनविसेज किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राज्य के पृष्ठभूमि में, हम बिल्कुल उसी को इस दौर में मूर्त रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो बात किए महिलाओं का, उनको पैसे देने की बात, उनको सशक्त करने की बात, इसी चीज़ पे आरोप ये भी लगते हैं कि चुनाव से पहले ही क्यों? नहीं, हमारे चुनाव तो भी बहुत बाद में, 2025 में नहीं, लोकसभा आम आदमी पार्टी के चुनाव की बात नहीं, ये तो मैंने वही कहा। हाँ। दिल्ली के अंदर महिलाओं की बस में यात्रा फ्री करना, या दिल्ली के अंदर जो LD साहब के जरिए सारे काम रुक जा रहे हैं उसके ऊपर संघर्ष करना, ये दिल्ली के मुद्दे हैं, ठीक है, ये देश के मुद्दे नहीं हैं। दिल्ली के चुनाव जब होंगे तब इन मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, इनके ऊपर डिस्कशन, डिबेट्स होंगे। ये मुद्दे देश के चुनाव के लिए गौण है। देश के चुनाव में प्रमुख क्या है कि देश को कैसे डिस्टॉर्ट, देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को कैसे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, देश के संविधान को बचाने के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, इस देश को पहले, देश के नागरिकों को पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, महंगाई के ऊपर क्या करना पड़ेगा, बेरोजगारी के ऊपर क्या करना पड़ेगा। इस देश को ऐसा विजन चाहिए जहां रोजगार नौजवानों को मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बुजुर्ग अपने लिए अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम एनविसेज कर पाए। ये सारे मुद्दे हैं, गौण है, प्रमुख है देश के चुनाव। आपने हमसे बात की, समय भी हो चुका है, तो आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए और आपके ज़रिए लोगों से संवाद करने के लिए। थैंक यू सर।